हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोफ्लिक एकेडमी। हम यूपी पीजीटी के लेक्चर की सीरीज़ चला रहे थे जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जो कि ख़त्म नहीं हो पा रहा था। ठीक है, क्योंकि वो जो पेन टैब था उसमें मुझे मतलब इतना अच्छा भी नहीं लगता था पढ़ाने में, और मैं बस मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता था मुझे। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, अभी मैं यहाँ आ गई हूँ तो बोर्ड पे वीडियो बनाने में, बोर्ड पे पढ़ाने में मज़ा भी आता है। उसमें पेन टैब की वीडियो में इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो अब हम रेगुलरली स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ उसके बाद से स्टार्ट करेंगे, और अब जो है वो कंटिन्यू रहेगी वीडियोस। ठीक है, तो सॉरी अभी तक के लिए जो भी इनकन्वीनियंस हुई आप लोगों को, लेकिन अब आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने रेजोनेंस इफेक्ट तक सारा ख़त्म कर दिया था। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने कहाँ वो अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें सीख ली थी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन सीख लिया था। लगभग सब कुछ हमने रेजोनेंस में ख़त्म कर दिया था। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ले रहे हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन, क्योंकि मुझे तो एक बच्ची है जो मतलब एक लड़की है जो डाउट पूछती है कभी कभार कुछ, बाकी मुझे यूपी पीजीटी के किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा। ये तो अच्छा है, या तो फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ, जाके सारा सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं आ रहा है, या फिर बहुत बुरा पढ़ा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। दो केसेस हो सकते हैं ना। अगर क्योंकि समझ सही से आता तो डाउट्स भी आते, तो मेरे पास कोई डाउट्स नहीं आ रहे। तो देख लो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं करे। जो क्वेश्चंस मैंने दिए वो अगर हो भी रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे बता दो कि हाँ हो रहे हैं हमसे क्वेश्चन, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको भेजो, मैं सॉल्व करके भेजूँगी या इस पर सॉल्व करवा दूँगी। और भी मतलब बहुत सारे प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं यूपी पीजीटी के, तो वो आप सॉल्व करो। जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब बहुत बात हो गई, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आखिर होता क्या है, तो ये एक सबसे पहली बात। दूसरा, हम इसको इसी नाम से जानते हैं कि ये क्या होता है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट होता है ये। इसमें बोर्ड में थोड़ा लिखने में भी सही लगता है, हालांकि मतलब इसमें भी मेरी राइटिंग कोई इतनी अच्छी नहीं आती, लेकिन फिर भी ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट होता है मतलब कि ये सिर्फ वर्क करता है, वर्क्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट है तो ये इफेक्ट वर्क करेगा, नहीं तो ये इफेक्ट वर्क नहीं करता है, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि और कब ये इफेक्ट वर्क करेगा, दूसरी चीज़ ये, अगर आपके पास जो सब्सट्रैक्ट अगर आपका मल्टीपल बॉन्डेड है देन ये इफेक्ट वर्क करेगा, अदरवाइज दिस इफेक्ट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट मल्टीपल बॉन्डेड, दो कंडीशंस हैं जहां आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वर्क करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है देन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में सोचेंगे, अगर नहीं है तो फिर इस इफेक्ट को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो कैसे वर्क करता है। मान लो मैंने क्या बोला, सब्सट्रैक्ट जो है वो मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डेड में हमारे पास क्या हो सकती है, एल्कीन हो सकती है, एल्काइन हो सकती है। ठीक है, कोई भी हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है। इस तरीके के मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम हो सकते हैं जहाँ की ये वाला जो इफेक्ट है वो वर्क करेगा। अब अगर हम इन सब सिस्टम पे कोई अटैकिंग रिएजेंट लाते हैं, हमने क्या बोला कि ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में वर्क करता है, तो अगर हम इन सिस्टम पे कोई अटैकिंग रिएजेंट लेकर आते हैं देन ये वाला इफेक्ट वर्क करता है। जैसे देखो कैसे वर्क करता है, मान लो मैंने यहाँ पे एक एल्कीन लिखी, ठीक है, ये एल्कीन मैंने लिख दी। अब मैं इस एल्कीन के पास अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल लेकर आती हूँ, ठीक है, तो जैसे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस एल्कीन की विसिनिटी में आएगा, आपको पता है कि एल्कीन न्यूक्लियोफिलिक होती है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब कि न्यूक्लियस लेवल, मतलब उसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो कि वो न्यूक्लियस को देना चाहती है, मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को देना चाहती है। इलेक्ट्रोफाइल हमारा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो जैसे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इस एल्कीन की विसिनिटी में आएगा, मतलब कब यहीं कहीं आएगा जब ये इलेक्ट्रोफाइल, देन क्या होगा, ये जो कार्बन है वो दोनों
इससे मतलब दोनों में से कोई एक इससे जुड़ना चाहेगा। तो उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर इस सेंटर के पास आता है तो फिर ये वाली जो डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आया? जैसे देखो क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रोफाइल को इधर से अटैक करवाया इस सेंटर से, तो ये वाली जो डेंसिटी है वो यहाँ अटैक हो जाएगी। या फिर मुझे इन एरो को कुछ ऐसे बनाना चाहिए, मुझे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना चाहिए। जैसे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इनकी विसिनिटी में आया तो ये जो डेंसिटी है पूरी एक कार्बन पे शिफ्ट होके फिर इस कार्बन से इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा, और हमारे पास क्या होगा, कुछ ऐसे करके ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ जाएगा, ये दो बॉन्ड ऐसे यहाँ पे ये और यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। तो देखो ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले मतलब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पे हुई, देन फिर अटैक हुआ, तो यही पूरा जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए होता नहीं है, बस ये ऐसा ही है कि हाँ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे। ठीक है, जैसे अभी तो हमारे पास एल्कीन थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड लेकर आती हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कोई इलेक्ट्रोफाइल लेकर आती हूँ, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब ये जो डेंसिटी है वो किधर शिफ्ट होगी। अब आप इसको इधर मतलब ऐसे मूव नहीं करा सकते कि इस डेंसिटी को यहाँ मूव करा दे और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दे। ये वाला जो प्रोसीजर है वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में जो डेंसिटी शेयर हो रही है उस पर ज़्यादा कंट्रोल किसका है? ऑक्सीजन का ज़्यादा कंट्रोल है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये जो डेंसिटी शिफ्ट होगी वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे एरो बनाएंगे। तो इसमें बस एरो की डायरेक्शन को ही आपको ध्यान में रखना है कि किधर शिफ्ट होगा। सबसे पहले तो ये वाली डेंसिटी इस पे शिफ्ट होगी, देन ऑक्सीजन फिर इस पे अटैक करेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यही कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसका पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ठीक है। और इसका कैसा बनेगा, इसका इंटरमीडिएट बनेगा इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। यही था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ने के लिए होता नहीं है, इससे कुछ ऐसे बहुत ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं होते। ये सिर्फ किस लिए होता है, ताकि आपको मतलब अगर आप मैकेनिज्म कर रहे हो या कोई बहुत आगे की बड़ी चीज़ पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इफेक्ट कैसे काम करेगा। इसमें बस इतना ही था बताने के लिए। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पे जाते हैं, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और उसमें टाइम भी लगेगा। तो अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपको स्टार पूरी गैलेक्सी बना लो इस पे, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज लाइक मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि होता क्या है। अभी हमने अगर आपको याद होगा तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, वो था डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर हमने मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा, वो क्या था, वो था डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन दोनों, वो दोनों अलग हैं लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें जो डिलोकलाइजेशन होता है वो सिग्मा बॉन्ड्स का भी होता है और पाई बॉन्ड्स का भी होता है। देखो कैसे, तो सबसे पहली इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये पहली इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये दोनों में होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। थर्ड पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट क्या है, थर्ड पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट ये है, ये मैं बताऊंगी अब कि ये कहाँ वर्क करेगा। तो देखो सबसे पहले तो इसकी बेसिक कंडीशंस टू अप्लाई हाइपर कॉन्जुगेशन।
हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके पास p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए। p ऑर्बिटल्स should be present, ठीक है। देन आपकी सेकेंड कंडीशन ये है p ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए, देन sp3 कार्बन should be attached to sp2 कार्बन या sp2 एटम, ठीक है। देन आपकी थर्ड कंडीशन ये है अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट देयर। देखो सबसे पहले क्या की डिलोकेलाइजेशन ऑफ बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है देन हम उसको क्या बोलेंगे, विच इज इंडक्टिव इफेक्ट। पाई बॉन्ड में डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, हमने बोला था रेजोनेंस इफेक्ट। अब अगर दोनों में हो तो हम क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। उसके बाद क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस में करवाऊंगी, तो वो तो ठीक है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए हम करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि कहाँ आप लगा सकते हो। तो देखो p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए, एक sp3 कार्बन होना चाहिए और उस sp3 पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों ये वाला जो बॉन्ड बना है, ये वाला जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, देखो मैं बताती हूँ। ये वाला बॉन्ड बना है, ये p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बना है ये बॉन्ड। हाँ ऐसा तो पता ही होगा, मैंने सिखाया भी था शायद पहले लेक्चर में, ठीक है। फिर आपको पता हो गया ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, है ना, क्योंकि एक वेकेंट p ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट है, तो ये अभी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस ये दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड से एक कोई कार्बन लगा है और उससे कुछ हाइड्रोजन्स लगे हैं, 3 हाइड्रोजन्स लगे हैं। अब आपको पता है कि ये चारों सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये कैसा है, ये sp3 एटम है। हाँ ये मुझे पता है कि हाँ ये sp3 एटम है। फिर आपको ये भी पता है, अभी मैंने क्या कंडीशन लिखाई, देखो p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एक sp3 कार्बन शुड बी अटैच्ड टू sp2 एटम। ये वाली कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। जैसे देखो कैसे, sp3 एटम, ये sp3 एटम है, शुड बी अटैच्ड टू sp2 एटम। ये थर्ड कंडीशन भी आप, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इस sp3 एटम से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो आपका कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो इस टाइप का अगर कोई सिस्टम है वहाँ आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली बात हो गई कि आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ लगेगा। उसके लिए कहाँ कहाँ लगेगा मैं लिख देती हूँ। देखो सबसे पहले तो कार्बोकेटाइंस में लग सकता है, कार्बोकेटाइंस में लग सकता है, ठीक है। दूसरा आपका लग सकता है फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल्स में लग सकता है। थर्ड आपका लग सकता है एल्कीन्स में। फोर्थ आपका लग सकता है बेंजीन में, ठीक है। तो ये 4 जगह हैं जहां आप हाइपर कॉन्जुगेशन सोच सकते हो। अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप सोच सकते हो कि हाँ इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट हम कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब कहीं भी मत कर देना अगर वैसे सिचुएशन बने तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल, एल्कीन्स एंड बेंजीन को।
तो कार्बोकेटाइन से स्टार्ट करते हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन्स, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कार्बोकेटाइन्स कैसा होता है, मैंने बताया, आपको पता है कार्बोकेटाइन प्लेनर ज्योमेट्री का होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फिर एक बार देखो, सबसे पहले आपको पता है अगर हम ऐसे कार्बन के 4 बॉन्ड बना दें तो ये क्या हो जाता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसका एक बॉन्ड ब्रेक कर दूं और इसके एक इलेक्ट्रॉन्स को किसी को दे दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक वेकेंट p ऑर्बिटल आ जाएगा और ये 2 बॉन्ड उसके एज इट इज, और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये आपको पता है, ये फिर क्या हो गया, ये प्लेनर हो गया प्लस sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँ, इससे कोई ऐसा एटम लगा दूँ जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो देखो मैंने क्या किया, ये कार्बोकेटाइन था मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया, इसको मैं ऐसे एक वेकेंट p ऑर्बिटल अगर मैं दिखा रही हूँ तो आप समझ जाओ कि ये कार्बोकेटाइन है। इस केस में क्या होता है, इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ये लिख लेना। तो क्यों बोलते हैं, जैसे देखो इसका मैं मैकेनिज्म बता रही हूँ, हालांकि ये ऐसा कहीं करके मत आना, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। जैसे देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये बॉन्ड है, तो ये क्या करते हैं, ये आपस में बॉन्ड बना लेता है और ये वाला जो बॉन्ड है ऐसे शिफ्ट हो जाता है, जैसे यहाँ से H+ रिमूव हो जाता है, प्लस ये दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे कुछ जुड़े हुए ये। तो ये देखो, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है लेकिन फिर भी रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। और यहाँ पे देखो, अभी तो यहाँ कार्बोकेटाइन है इसलिए आपको समझ में, वैसे देखो यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड, तो मतलब एक पाई बॉन्ड बन रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ऐसा, ये सिर्फ मैकेनिज्म समझाने के लिए है कि ऐसा मतलब ये कैसे वर्क करता है, ये फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है। तो इसको कहीं आंसर शीट में मतलब अगर आपको समझाना है तो आप लिख सकते हो, बाकी ऐसा देखा गया है, ठीक है, ऐसे बताते हैं टीचर्स। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, ये देखो ये पाई बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से H+ रिमूव हो गया। अब देखो, जितने ज़्यादा H+ होंगे उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अभी एक बार ये वाला हाइड्रोजन गया, दूसरी बार ये चला जाएगा, तीसरी बार ये चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इस बेचारे कार्बोकेटाइन को बॉन्ड मिलता जा रहा है, तो मतलब उसको स्टेबिलिटी मिलती जा रही है। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, एक बॉन्ड बना, देन जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा एक और बॉन्ड बन जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा एक और, मतलब 3 बॉन्ड एक साथ नहीं बनेंगे, मतलब एक बार ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बार इसके साथ बन जाएगा, एक बार इसके साथ बन जाएगा। तो इस केस में कार्बोकेटाइन को तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी मिल रही है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन्स पे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ ये कार्बोकेटाइन है, अगर इस पे जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, मान लो मैं यहाँ CH3 लगा दूँ, यहाँ CH3 लगा दूँ, यहाँ CH3 लगा दूँ, ठीक है, और मैंने ये A कंपाउंड लिया, A लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक CH3, एक CH3, और C मैंने लिया कार्बोकेटाइन, 2 हाइड्रोजन और ओनली 1 CH3। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि बताओ अगर आपसे कोई पूछे इनमें से कौन सा वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे ये sp2 एटम, उससे अटैच्ड sp3 एटम, देन उससे अटैच्ड हाइड्रोजन, तो ये तीनों के तीनों 3 स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे, फिर ये 3 बनाएंगे, 9 बन गए इसके 6, उसके 3। हाँ, इसको मत कर लेना, है ना, ये डायरेक्ट अटैच्ड हाइड्रोजन है, ये नहीं शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा कार्बन होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए, वही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ठीक है। तो हम बता देंगे कि हाँ भाई ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन ये, ठीक है। तो ये तो हो गया कार्बोकेटाइन्स में। अब आपको इसकी एप्लीकेशंस में अगर पूछें कि बताओ, हाँ, अगर आपको बोल दे कि बोलो
यहाँ से ये OH, ये A कंपाउंड है, उसके बाद ये B कंपाउंड है और ये C कंपाउंड है, ठीक है। ये B है और ये C है। अब हमने इसमें सब में HCl डाल रखा है। अब आपको बताना है कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होगा, है ना। अब ऐसे तो अगर कोई ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको तो कहेंगे कि ये कैसे हम करेंगे। देखो बहुत आसान है, इसको कैसे करना है। आपको सबसे पहले ये बस इतना पता होना चाहिए कि ये कौन सी, ये SN1 के थ्रू जाएगी। सबसे पहले ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, देन ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं एक करके बता दे रही हूँ, ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये यहाँ से लीव कर जाएगा और आपके पास यहाँ कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो हम तीनों का कार्बोकेटाइन बना ले। इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा और इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा। तो बस अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है। जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होती है उस रिएक्शन की रेट उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो वो जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ हम अल्फा हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये sp2 एटम है, इससे अटैच sp3, मैं यहाँ लिख देती हूँ CH3। अगर मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे फैला के लिख देती हूँ। उसके बाद इससे अटैच्ड एक sp3 एटम है और इससे 2 अटैच्ड हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे देखो ये 2 CH3 है और एक 2 हाइड्रोजन ये है। यहाँ पे देखो तो 3 CH3 लगे हैं। तो अगर मैं यहाँ अल्फा हाइड्रोजन गिनूँ तो 9 हो रहे हैं। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 6, 8। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3, 2, 5। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 5। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर लास्ट में ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, C सबसे ज़्यादा, C की रेट सबसे ज़्यादा होगी, फिर B, देन A। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो ये तो कार्बोकेटाइन की बात हो गई थी। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना और आपको मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो। अब हम मूव करते हैं किस पे, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के बाद फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बिल्कुल सिमिलर है, जैसा ये था वैसा ही फ्री रेडिकल है, उसमें भी कोई मतलब कुछ नया नहीं है, बिल्कुल जैसे कार्बोकेटाइन था उसकी जगह फ्री रेडिकल कर लेना। और देखो क्या बता ही देती हूँ, फ्री रेडिकल जैसे देखो ये था, यहाँ पे फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये इससे जुड़ा हुआ, अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और फिर यहाँ पे, वहाँ पे कार्बोकेटाइन था तो हाइड्रोजन एज अ H+ निकला था, यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे एज अ रेडिकल निकल जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो यही था इसका, बाकी सब आगे की चीज़ें पूरी सिमिलर है। स्टेबिलिटी में भी जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो स्पीसीज उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये कार्बोकेटाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। अब हम एल्कीन्स की बात करते हैं डिटेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन, ठीक है। देखो अब एल्कीन स्टार्ट करते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। तो इसमें एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट हम कहाँ कहाँ देखेंगे, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहला तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में, एल्कीन्स में। दूसरा हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स में, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। थर्ड हम देखेंगे साइट सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन, साइट सेलेक्टिविटी
ऑफ एल्कीन। फोर्थ हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन। इन चार चीज़ में हम एल्कीन मतलब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है एल्कीन की इन चार चीज़ में वर्क करता है। अब हमें इन चारों को वन बाय वन देखना है कि किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन एल्कीन की स्टेबिलिटी को, रिएक्टिविटी को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को, साइड सेलेक्टिविटी को अफेक्ट करता है। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो देखो किस तरीके से, जैसे इसमें सबसे होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। देखो क्या वही वाली बात है, वही अभी जो मैंने बताया था। जैसे यहाँ पे ये एल्कीन है, इसके साथ ये CH3 ग्रुप लगा है, तो ये क्या करेंगे, ये बारी बारी से इसको इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, फिर ये वाला बनाएगा, फिर ये वाला बनाएगा। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ज़्यादा एल्कीन को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो जैसे हम देखें यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कोई बता सकता है? लाइव क्लास होने थे यार, ऐसे में मज़ा नहीं, छोड़ो। बताओ कितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? किसी को 4 दिख रहे होंगे, और जिसको 4 दिख रहे हैं ना वो बंद करे वीडियो, दोबारा से पहले पढ़े जहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट हुए हैं। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन है 0, ठीक है। अब बताना अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन 3, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीख लो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग, सबको आनी ही चाहिए। नहीं आ रही है तो दोबारा वीडियो देखो, उसके बाद भी नहीं आ रही है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ 3 3 6 3 9 3 12 काउंटिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जरूर सीख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए। अब देखो हम इनके कुछ एग्जांपल करते हैं। लाइक अगर आपसे कोई पूछ ले ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो आप क्या बताओगे? अगर आपसे बोल दे कि भाई बताओ ये A है, ये B है, और ये 1 2 3 3। हाँ, अब बताओ इसमें आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी। तो सबसे पहले तो सब क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो और इसके नीचे लिख लो कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें देखो यहाँ sp2 कार्बन है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ तो कोई sp3 नहीं है, तो उस साइड तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। यहाँ एक है और इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2। बी में देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कुछ नहीं है, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 5। यहाँ देखो 3 तो अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 6। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया? CBA। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? CBA। एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, खुद से करना। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है। ठीक है, इन तीनों में आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताना है। ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। चलो अब ये स्टेबिलिटी की बात हो गई। अब हमने क्या बोला, दूसरा क्या था? दूसरा था, एक तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन था, दूसरा था हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। तो देखो एल्कीन्स न्यूक्लियोफिलिक होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती हैं,
अब क्या होगा, अगर उनके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो एल्कीन सबसे पहले जाके अटैक करेगी, जो कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगी। क्या बोल रही, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होगी। और अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाते हैं तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, दूसरा है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स क्या बोला मैंने ये बोला कि ये जो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। अब इस पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ की ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी हो। तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ होगी, जहाँ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखो कैसे, अगर मान लो आपके पास ये प्रेजेंट ये है, ठीक है, और यहाँ ये 2 ग्रुप लगे, ये Q साइट है, ये P साइट है। तो आप बताओ, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कहाँ अटैक करना चाहेगा। यहाँ देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, 4। इस एल्कीन के पास P वाली के पास 4 अल्फा हाइड्रोजन है। Q वाली के पास देखो 4 + 3 + 3 10 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये सारे के सारे क्या करेंगे, डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे, ये सब मिलके क्या करेंगे, डेंसिटी को शिफ्ट करेंगे। और इस वाली एल्कीन जो है इसको क्या बना देंगे, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर बना देंगे, मोर न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगी, ये वाली एल्कीन या ये वाली एल्कीन। अगर एक कंपाउंड में दिया है, सिर्फ एक एल्कीन दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेलेक्ट करना हो, 1 मोल इलेक्ट्रोफाइल दिया हो लेकिन 2 एल्कीन्स दी हो, तो वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो वाली एल्कीन रिएक्ट करने के लिए जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब देखो, थर्ड हमारा था साइड सेलेक्टिविटी। साइड सेलेक्टिविटी लगभग सिमिलर ही है, लाइक जैसे देखो, अगर मैं इस एल्कीन पे बात करूं, इस एल्कीन पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल डालूं, साइड सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन, अगर मैं इस एल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल डालूं तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 मतलब ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो इस सिस्टम से जुड़ सकता है, या इस कार्बन से जुड़ सकता है, या इस कार्बन से जुड़ सकता है, दोनों साइड जुड़ सकता है। यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूँ, मैंने इस कार्बन को कुछ ऐसा कर दिया और इस कार्बन को ऐसा रहने दिया, तो अब बताओ कि किस साइड पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होगा, किस कार्बन पे आके जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का काउंट कर लो कि अगर, हाँ, ये CH3 देखो, इस साइड पे कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इस साइड पे कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डेंसिटी ऐसे शिफ्ट कर रहे हैं, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना। इस साइड से अगर हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो इस तरीके से वर्क करेगा, और अगर हम इस वाले का हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएंगे CH3 वाले का, तो वो कैसे वर्क करेगा, वो कुछ ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इस पे डेंसिटी आएगी, और अगर हम इधर से करेंगे तो इस कार्बन पे डेंसिटी आएगी। तो अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना, हवा में मत उड़ा देना इसको। अगर हम इस साइड के अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, इस साइड के अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो डेंसिटी इस कार्बन पे आएगी, पर अगर हम इस साइड के अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो डेंसिटी इस साइड पे आएगी। अब अटैक करने कौन आ रहा है, अटैक करने आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को अल्फा हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है डेंसिटी से।
तो जिस साइड पे ज़्यादा डेंसिटी आएगी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जिस साइड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वहीं वो अटैक करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसको तो डेंसिटी चाहिए। इसलिए देखो अगर आपको इस वाले कंपाउंड में कोई पूछ ले, इस वाले कंपाउंड में जो अभी मैंने बनाया कि बताओ इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आपका इस वाले सिस्टम पे अटैच, इस वाले कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और इस साइड पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 के कारण जो डेंसिटी शिफ्ट होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू 6 के कारण जो डेंसिटी शिफ्ट होगी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को आपको यहाँ अटैच कराना है। ठीक है, ये थी साइड सेलेक्टिविटी। इसके मैं कुछ क्वेश्चंस और करवा देती हूँ, जैसे कि ये वाला है, हाँ इसमें दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन है, ये पी साइट है, ये क्यू साइट है, इसमें आपको बताना है किस साइट पर अटैक होगा, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। उसके बाद हाँ ठीक है, 2 क्वेश्चन बहुत है, इन दोनों क्वेश्चन को कर लेना। इसमें देखो हाँ ये है ना कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और ये आइसोलेटेड एल्कीन है, तो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल आइसोलेटेड पे पहले अटैक करेगा एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेटेड, क्योंकि कॉन्जुगेटेड एल्कीन कॉन्जुगेशन में मतलब बिजी होगी, उस टाइम पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन आइसोलेटेड तो वहीं की वहीं रहेगी, इसलिए आइसोलेटेड प्रेफर करेंगे कॉन्जुगेटेड पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है इस एग्जाम्पल से। अब हम क्वेश्चन 4th टाइप पे मूव करते हैं, विच इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे होगा ये आपको बताना है, किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन्स पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिपेंड करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही लिख लो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले समझो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है ना, उससे ज़्यादा एक लेक्चर भी है यूट्यूब पे 15 मिनट, उसको भी देख लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऊपर है, वो देख लेना, उस पर थोड़ा सा एडवांस्ड है, यहाँ जो बताऊँगी उससे तो देख लेना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, मान लो ये एक एल्कीन है, ठीक है, अब आपको पता है कि हाइड्रोजनेशन क्या होगा, हाइड्रोजनेशन मतलब कि इस एल्कीन के डबल बॉन्ड्स को ब्रेक कर दूं और उन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दूं, यही प्रोसेस कहलाएगी हाइड्रोजनेशन। तो मैंने इसको हाइड्रोजनेट किया 2PD की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे, यहाँ लग जाएंगे, और ये पूरा सिस्टम कैसा हो गया, एल्कीन से एल्केन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो देखो जो एल्कीन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी, स्टेबल मतलब देखो एक ग्राफ होता है, अगर मैं यहाँ लूँ एल्काइन, यहाँ एल्कीन और यहाँ एल्केन, तो जो ये होता है हमारे पास स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये एल्केन है, ये एल्कीन है और ये एल्केन है, एल्काइन है। तो अगर जो एल्कीन मान लो स्टेबल होगी तो वो कहीं यहाँ लाई करेगी, और उसको एल्केन में कन्वर्ट करने में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उसका अमाउंट इतना है, ठीक है। और अगर कोई एल्कीन कम स्टेबल होगी तो वो थोड़ी और ऊपर होगी, और उसको मुझे एल्केन में लाने के लिए, जो एल्केन में लाने के बाद, लाने के दौरान जो हीट रिलीज होगी वो ज़्यादा होगी। तो अगर
एल्कीन स्टेबल है तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगी, लेकिन अगर एल्कीन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मान लो एल्कीन एक अनस्टेबल एल्कीन यहाँ है, एक स्टेबल एल्कीन यहाँ है, तो और मुझे लाना क्या है, यहाँ लेकर आना है, ठीक है, मुझे यहाँ लेकर आना है, और यहाँ है एक और एक यहाँ है। तो अगर मैं इस वाली को यहाँ लेकर आऊँगी, जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो हीट रिलीज होगी, तो जब मैं इस वाली को यहाँ लेकर आऊँगी तो केवल इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, लेकिन अब मैं जब इस वाली को यहाँ लेकर आऊँगी तो इतना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो इसीलिए अगर, और ये जो दोनों है इसमें ये लेस स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, क्योंकि देखो एल्काइन और एल्कीन के बीच में कहीं होगी वो, मतलब एल्कीन से थोड़ी सी और कम स्टेबल, तो वो ये वाली जो है वो कम स्टेबल है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल को अगर मैं हाइड्रोजनेट करूँगी तो कम हीट रिलीज होगी, लेकिन कम स्टेबल को हाइड्रोजनेट करूँगी तो ज़्यादा हीट रिलीज होगी। समझ गए? कॉम्प्लिकेटेड तो क्या ही होगा, कॉम्प्लिकेटेड समझ ही गए होंगे। तो बस ये ध्यान रखना है आपको कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अब बहुत आसान सा है, कर लोगे, क्वेश्चन आएंगे तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेना और रिवर्स ऑर्डर में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लगा देना। और एक यूट्यूब पे वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की 15 मिनट की वीडियो है, वो या तो इसके बाद अपलोड करवा दूँगी या फिर देख लेना यूट्यूब से जाके, क्या ही अपलोड करवा देंगे अपलोड, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब यहाँ ये पूरा इफेक्ट सब खत्म होते हैं, अब हम एसिड बेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी कि एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्टीरियो, देन अब अपन मस्त पढ़ेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे। उसमें मुझे बहुत नींद आती थी पेन टैब में, ये बोर्ड पे पढ़ाना सही लगता है, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू पढ़ेंगे, ठीक है।